हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर इतिहास का कब, कहाँ और कैसे। ये जो वीडियो है सीटेट पेपर 2 के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और इससे पहले हमने विविधता के ऊपर वीडियो बनाई थी, जो कि आपकी विविधता के ऊपर थी वीडियो, बेसिकली सीटेट पेपर 2 के लिए। तो आज हम करेंगे इसमें इतिहास का। देखिए, ये आपका जो पेपर 2 है, जिनके पास सोशल साइंस सब्जेक्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए है। और पेपर 2 में 60 मार्क्स का हमारा सोशल साइंस आता है, तो हम इसी को इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। इससे पहले मैंने आपका जो इसमें 3 सब्जेक्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस आएगा आपका, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस का आपका एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, विविधता वाला, और आज हम करेंगे हिस्ट्री का कब, कहाँ और कैसे। इसी तरह हम एक एक चैप्टर लेके चलेंगे और साथ ही साथ हम इनके MCQ के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। देखिए, किसी भी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इतिहास के जो स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, उसके द्वारा हम अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं। तो यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। संस्कृति के अंतर्गत मानव की समस्त क्रियाकलाप आते हैं तथा सभ्यता के अंतर्गत उनके भौतिक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। तो चलिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, कौन कौन सा शिकार करते थे, कृषक थे, शासक थे या व्यापारी थे, ठीक है। उन सभी के बारे में इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति। पहले के टाइम में इतिहास में तिथियों को किस प्रकार लिखा जाता था वो देखते हैं। देखिए, वर्तमान की बात करें तो वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि एनो डोमिनी ईसा के रूप में जाने जाते हैं। कभी कभी AD की जगह क्या आ जाता है? कॉमन एरा, तथा BC की जगह बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो आपका नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के शोध। देखिए, हमें अतीत के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज थे जिनके द्वारा हम इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हम इसमें यही जानेंगे कौन कौन से वो सोर्सेज थे जिसके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिली। और जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उसको हम इतिहासकार कहते हैं। भारतीय इतिहासकारी की जानकारी उपलब्ध कराने वाले पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में आपके अभिलेख आते हैं, अवशेष, भवन, मूर्तियाँ, ये सभी क्या हैं? आपको भारतीय इतिहास की जानकारी बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेख। देखिए, अभिलेख क्या होता है? इतिहास लेखन के विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण अभिलेख हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था? जो पत्थर वगैरह होते थे, चांदी के सिक्के हो गया, लोहा हो गया, पत्थर के खंभे हो गए, उन पर क्या किया जाता था? उकेरा जाता था, मतलब उनके ऊपर लिखा जाता था, पत्थरों के ऊपर, मंदिरों की दीवारों के ऊपर। तो उसे क्या कहते थे? अभिलेख कहते थे। और ये अभिलेख जो होते थे ये 3 प्रकार के होते थे, राजकीय, आधिकारिक एवं निजी, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। और भारत के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? ब्राह्मी और खरोष्ठी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मी लिपि की पहली बार पढ़ने में सफलता जो थी वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव जेम्स प्रिसेप को जाती है। तो हम मान सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारी ब्राह्मी लिपि थी वो किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ी थी। इसके बाद सिक्के की बात करें तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और इसके अलावा इसे न्यूमिस्मेटिक्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अभिलेखों के बाद सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पूर्ण निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो किसके हैं? अधिकांश चांदी के हैं, ठीक है। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का जो श्रेय था वो किसको जाता है? इंडो ग्रीक या हिंदू
हिंद यवन शासकों को जाता है। तो सबसे पहले जो पहली बार जो सिक्के वगैरह लिखे जाते थे उनका जो श्रेय है वो किसको जाएगा? हिंद यवन शासकों को या फिर इंडो ग्रीक को। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें भारतीय यूनानी शासकों का पता चलता है। इसके बाद आते हैं पुरातात्वीय स्मारक, मतलब ये एविडेंस होते हैं। किस तरह के एविडेंस हैं ये? कि प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि। इसके अंदर क्या क्या आता है? प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ, ये सभी इसके अंदर आते हैं। इनसे विभिन्न युगों को सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। जो हमारी हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है? विलियम जोन्स को जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? विलियम जोन्स ने। इसके बाद इसी प्रकार हड़प्पा पूर्व सभ्यता की संस्कृति, सभ्यता तत्वों को खोज निकालने का श्रेय जो है वो किसको जाएगा? अलेक्जेंडर को जाता है। इसके बाद साहित्य स्रोत, हमारे जो लिटरेली सोर्सेस थे वो कौन कौन से थे? साहित्यिक। भारतीय इतिहास में साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक एवं धर्मेतर स्रोतों को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ पांडुलिपि भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। पांडुलिपि जो होती थी वो ताड़ के पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेशियों के विवरण की, तो प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी हमें विदेशों के विवरण से प्राप्त होती है। इन विदेशों में यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय इतिहास का काल विभाजन। 1851 में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी किताब में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश 3 कालखंडों में विभाजित किया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं इसको, इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ठीक है। इसके बाद जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पूर्व या केवल हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था, परंतु ऐसा नहीं था। विभाजन का ये आधार गलत था, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में भी हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य गैर हिंदू जैसे बौद्ध, जैन आदि धर्म एवं परंपराओं का भी सम्मान किया जाता है। इसके बाद जेम्स मिल के विभाजन को त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण पश्चिम के इतिहासकारों ने क्या किया? भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभाजित कर दिया। कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। इसके बाद क्या था? पश्चिमी आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के रूप में जाना जाता था। उनका मानना था कि ब्रिटिश जब भारत आए तभी से आधुनिक जो संकुचना थी भारत में आ गई थी, इसलिए उन्होंने इस काल को आधुनिक तथा उसके पूर्व के काल को प्राचीन एवं मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या है? औपनिवेशिक भारत के बारे में जानने के लिए शोध। औपनिवेशिक भारत के बारे में जानने के लिए कौन कौन से स्रोत थे उसके बारे में पढ़ेंगे। औपनिवेशिक भारत के लगभग 250 वर्ष के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साधन जो है वो निम्नलिखित है। मतलब 250 वर्षों पहले हमारा भारत कैसा था उसके लिए ये सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण में क्या होता था? अंग्रेज़ों का यह मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधि को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण क्या होता है? बेसिकली हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ के लोग क्या ऐसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इस प्रकार से सर्वेक्षण किया जाता था। इसके बाद 19वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर में अंग्रेज़ों ने संपूर्ण क्षेत्र के मानचित्र निर्माण का कार्य आरंभ किया। साथ ही गांव एवं अन्य क्षेत्रों के राजस्व संगठित सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया, जिनके अंतर्गत भू आकृति अध्ययन, मृदा की गुणवत्ता का अध्ययन, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसल आदि का अध्ययन आरंभ किया गया। ठीक है, तो सभी अध्ययन किए गए थे इसके अंदर। फिर आता है आपका आधिकारिक अभिलेखों से ज्ञात इतिहास। ब्रिटिश काल के इतिहास को जानने और समझने में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए दस्तावेज महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप से रखा करते थे। पहले के टाइम में क्या होते थे, जो भारत में ब्रिटिश शासक थे वो अपने रिकॉर्ड्स को लिखित में, रिटर्न में लिख कर रखते थे। उनका ये मानना था कि किसी भी दस्तावेज को लिखित रूप में रखना बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट माना जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। आज के और पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले रिटर्न में लिखा जाता था, आजकल हम लोग कंप्यूटर्स, ऐसे वैज्ञानिक तकनीक आ गए हैं जिसके द्वारा हम डेटा वगैरह को आराम से कंप्यूटर वगैरह में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने सभी निर्णय, समझौतों, अन्वेषणों को सुरक्षित रूप से रखा, जो इतिहासकारों
के लिए एक प्रमुख साधन था। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो इतिहासकार को जो अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे उनको इन्हीं के द्वारा पहले के टाइम का पता चला, परंतु उनके द्वारा लिखे दस्तावेज के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण की झलक मिलती है। अभिलेखागार उस स्थान को कहा जाता था जहाँ पर क्या होता था, ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता था, तो उसको क्या कहा जाता था, अभिलेखागार। ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि अभिलेखागार किस स्थान को कहा जाता था। तो हम बता सकते हैं कि जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपि तथा दस्तावेजों को रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं। समाचार पत्र एवं साहित्य, मुद्रण के आविष्कार के बाद, मतलब जो सिक्के वगैरह थे उसके आविष्कार के बाद समाचार पत्र एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आने लगा। बहुत सारे समाचार पत्र लोगों के बीच कहते हैं वर्नाकुलर माध्यम के द्वारा चर्चित होने लगे। समाचार पत्रों में सामान्य जीवन और संस्कृति को भलीभांति उकेरा गया। इसके साथ साथ साहित्य के अन्य प्रचलित साधनों जैसे उपन्यास एवं धार्मिक उद्बंध भी हमें उस समय की वृहद जानकारी देते हैं। तो ये थी आपकी एक छोटी सी वीडियो इतिहास के ऊपर, कब कहाँ और कैसे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इसके आंसर के क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूँगी। तो आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अरिहंत के हैं, आपके 2022 के हैं पेपर 2 के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।